second unit, which deals with the Fourier series. So the functions that are periodic, and essentially we take the functions, the trigonometric functions. So first of all, just to begin with, a function fx is said to be of period. Fx is said to be periodic if it is defined for all real x, and if there is a some positives, a positive number t such that fx plus t is equal to fx for all x, then the function is periodic. Trigonometric functions, sin x, cos x, they are a period 2 pi. थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है, अब लोगों को कुछ बनाना पड़ेगा कि 5 मिनट के भीतर आप लोग एडमिट हो जाया करें. So पीरियडिक फंक्शन जैसे मैंने बताया sin x, cos x, तो जो इम्पोर्टेंट पीरियडिक फंक्शंस जैसे सेट ऑफ पीरियडिक फंक्शंस कि फंक्शंस ऑफ पीरियड 2 पाई अगर हम लोगों के पास हैं तो उनको सिंपल फंक्शंस 1 पीरियडिक फंक्शंस 1 cos x, sin x, x and oh, there is some problem somewhere. क्या प्रॉब्लम है वन नोट में? It quite often gets okay. So cos nx, sin nx, इनमें से सभी पीरियड 2 पाई के हैं, तो इनको किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ पीरियड 2 पाई, नेचुरली जो फंक्शंस के जो और भी प्रॉपर्टीज हों कि वो कंटिन्यूअस हो या डिफरेंशिएबल भी हो, वो होल्ड करे, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द पीरियड इज 2 पाई, देन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फंक्शंस के जो कि 2 पाई के पीरियड के हैं, इनके टर्म्स में हम लिख सकते हैं. तो जो सीरीज हम लोगों की होगी दैट विल बी ऑफ द फॉर्म
वो किस तरह का होगा कि जैसे जैसे ए जीरो एक कांस्टेंट टर्म है, ये 1 है, तो 1 का कुछ मल्टीपुल जैसे हो गया, फिर A1 टाइम्स cos x, फिर सम B1 टाइम्स sin x प्लस A2 टाइम्स cos 2x प्लस B2 टाइम्स sin x एटसेट्रा। और फिर हम कह सकते हैं कि मतलब टर्म्स, तो ये जो है हमारा सीरीज इस तरीके का होगा। तो ऐसे सीरीज को जो कि हम लोग किसी भी दिए हुए फंक्शन एफ एक्स ऑफ पीरियड 2 पाई को हम इन कांस्टेंट्स A0, A1, B1, B2, A3, B3 एक्सेट्रा के मदद से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। They are all real constants A0, A1, B1, A2, B2, A3, B3 etc. तो ये इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। और इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स, इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स A0, A1, B1, A2। हाँ सर ये जो टी है, पीरियोडिक नंबर टी है, ये सर स्मॉलेस्ट होता होगा ना सर? स्मॉलेस्ट मतलब जैसे हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। यस यस 2 पाई ले लिए हैं तो 4 पाई भी तो ले सकते थे। हम 4 पाई भी ले सकते हैं, हम 4 पाई भी ले सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि एफ एक्स प्लस एन टी इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। तो ये सब पीरियड हैं, टी टी 2t 3t 4t सब पीरियड है। लेकिन जो पीरियड आपका टी है, जो स्मॉलेस्ट है, इसे कहते हैं प्रिमिटिव पीरियड। इसे कहते हैं प्रिमिटिव पीरियड, ठीक है ना। ये क्लियर? बाकी ये सब पीरियड है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्यों भाई, जैसे मान लीजिए कि आपका फंक्शन है ये ये मान लीजिए कि इस शेप का हमारा फंक्शन है, ये पीरियड हमारा ये हो गया, मान लीजिए -t/2 से t/2 तक t का पीरियड है। तो उसके बाद ये फिर इसके बाद फिर ये फंक्शन इस तरह से हमारा हो गया, ठीक है ना। तो फिर अब हमारा फंक्शन जो हुआ वो वो इसके बाद भी जो है, इस 2t के बाद भी फिर उसी तरीके से बिहेव करेगा अगर पीरियोडिक है तो। इसमें सभी पीरियड्स है, बस t जो है स्मॉलेस्ट इज द प्रिमिटिव, स्मॉलेस्ट सर ये प्रिमिटिव पीरियड है सर। ये 1 का सर 2 पाई कैसे हो गया? 1 का 2 पाई कैसे हो गया सर? अरे भाई 1 का 2 पाई ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। प्रिमिटिव पीरियड सर स्मॉलेस्ट होता है सर। नहीं 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 नहीं, मतलब जैसे कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट अगर है, एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इनका कोई प्रिमिटिव नहीं होता है, इसका इसका कोई फिक्स्ड प्रिमिटिव नहीं होता है, ये तो पीरियोडिक है ही है। ये इसका कोई प्रिमिटिव नहीं होता है, ये तो पीरियोडिक है ही है। इसके लिए भी ये इस इंटरवल को लीजिए, तो इसके लिए भी जो फंक्शन है, इस इंटरवल में भी वही फंक्शन है, इस इंटरवल में भी वही फंक्शन है। ये इसका कोई वही नहीं होता है, ठीक है ना। So, but for our all practical purposes, they are treated as periodic functions, periodic but without any primitive period. Is it clear? यस सर। 2 पाई भी ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो हुआ नहीं,
ठीक है ना? ओके, तो अब जो है हम लोग जिधर बढ़ना चाहते थे, अब हम उधर बढ़ रहे हैं, दैट इज फूरियर सीरीज। हम लोग फूरियर सीरीज। तो जो फूरियर सीरीज जो है, जिस फंक्शन किसी फंक्शन एफ एक्स का जिसका जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में, सबसे पहले तो इसका पीरियड 2 पाई है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हम लेते हैं जनरली, जिसको जो ऊपर मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में जो ये लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन एब्रिविएटेड मैनर लाइक दिस। अब हम लोगों की जो प्रॉब्लम होती है कि गिवन एनी फंक्शन एफ एक्स ऑफ पीरियड 2 पाई, फाइंड द कोफिशिएंट्स a and b n करस्पॉन्डिंग टू द सीरीज 1। जो ये सीरीज है, मान लीजिए इसको आप कहते हैं करस्पॉन्डिंग टू द सीरीज 1। ये हम ये क्या होंगे कि हम क्या लें कि वो इसको एफ एक्स को रिप्रेजेंट करे, एफ एक्स को रिप्रेजेंट करे। तो हम लोग जो इसको प्राप्त करते हैं, अपने उसी पुराने मेथड से प्राप्त करते हैं, जैसे ऑर्थोगोनल फंक्शंस के टर्म्स में आपने किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड किया था, तो कोफिशिएंट्स कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये जो है आपका एक दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन है, इसमें a0 an bn एक्सेट्रा आपको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले a0 के लिए आप जो है a0 आपको प्राप्त करना है। a0 को क्या करिए कि जैसे है वैसे दोनों साइड्स को, फॉर a0 दोनों साइड्स को माइनस पाई, सपोज कि आपका जो फंक्शन है दैट इज द पीरियड ऑफ डेफिनेशन इज टेकन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, एंड इट इज ऑफ पीरियड 2 पाई, इट इज ऑफ पीरियड 2 पाई। तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें माइनस पाई से पाई के बीच में दोनों साइड्स को, एफ एक्स डी एक्स, और तब फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा इंटीग्रल माइनस पाई पाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटीग्रल जो है आपका, जैसे आप जिस भी रूप में इसको लिखना चाहें, सिग्मा n फ्रॉम 1 to infinity, an बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई cos nx dx प्लस bn माइनस पाई टू पाई sin nx dx। अब यहाँ पर किसी के दिमाग में बात आ सकती है कि आपने वो किया नहीं था यहाँ पर a0, इस तरह से तो वहां पर कांस्टेंट्स प्राप्त नहीं किए थे, तो ये तो ये कांस्टेंट है ना, a0 है, तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारा काम इससे चल जाएगा, ये हमारा काम चल जाएगा। और ये a0 तो कांस्टेंट है एक्चुअली ये क्या है, जैसे हम जैसे जैसे हम यहाँ पर जैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 cos x sin x cos 2x sin 2x के रूप में, तो वैसे ही ये देखिए, ये जो है आपका an जो है कोफिशिएंट है, और ये मल्टीप्लाइड है cos nx से, वैसे ही a0 आपका कोफिशिएंट है और ये मल्टीप्लाइड है 1 से। तो हम लोग उसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करते थे, तो आप इसको एज्यूम करिए कि 1 से मल्टीप्लाई आपने बोथ साइड्स किया है, तो हमको यही मिल रहा है। अब आप जानते हैं कि ये इंटीग्रल भी 0 है और ये इंटीग्रल भी 0 है, तो हमारे पास बचा केवल ये इंटीग्रल, बचा केवल ये इंटीग्रल 0 है।
अब ये मतलब आप खुद इंटीग्रेट करके देख लीजिए, cos nx का sin nx अपॉन n हो जाएगा, फिर cos n पाई माइनस माइनस साइन cos n पाई sin n पाई 0 हो जाएगा, फिर sin nx का उसी तरह से। ओके, तो अब जो आपका राइट हैंड साइड में इंटीग्रल है ये, तो ये इसका मान हो जाएगा 2 पाई, तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू पाई a0, तो a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई माइनस पाई पाई f x dx। this is your first a0। और अब इसी तरह से हम लोगों को an अर्थात a1 a2 इट्सेट्रा हम लोगों को निकालना है, an निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं इसे आपको लिखना पड़ेगा, और जो आप में जो सतर्क होंगे वो अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी पेन चलाते हुए लिख भी रहे होंगे कि हम लोग अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो cos nx से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा fx cos nx, और इंटीग्रेट कर दीजिए माइनस पाई से पाई dx, और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा a0 माइनस पाई पाई cos nx dx प्लस 1 to इंफिनिटी, जहां पर लिमिट लिखना भूल जाए आप अपना उसको लिख लीजिएगा an माइनस पाई पाई cos nx। अच्छा, मैंने cos nx लिया था चूंकि, तो आप इसको कर दीजिए cos mx, cos mx। मान लीजिए कि आप जो है कोफिशिएंट am ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो आपने cos mx से मल्टीप्लाई कर दिया, cos nx cos mx dx प्लस bn माइनस पाई पाई sin nx cos mx dx दिस। तो अब आप देखिए कि पिछले हम लोग देखे a0 में ये इंटीग्रल 0 है, ये इंटीग्रल 0 है, इंटीग्रल साइन mx, इंटीग्रल साइन mx, दिस इज योर 0। दिस इंटीग्रल इज आल्सो 0 फॉर m नॉट इक्वल टू n एंड नॉन 0 फॉर m इक्वल टू n, m इक्वल टू n। तो अब ये आप निकाल सकते हैं कि इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। एनीबॉडी? पाई, so it will be right hand side will be an पाई, कैसे एक देख लीजिए। अरे हाँ, वो तो इतना ज्यादा बड़ा क्यों सोचने लगते हैं, कभी कभी सिंपल अपना बना लीजिए, cos स्क्वायर nx dx है, जब m बराबर n हो गया तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2, और फिर इसको आप लिख सकते हैं cos 2nx इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही होता है ना, 1 प्लस इधर आ जाएगा, q1 माइनस होता है, क्या होता है, यही होता है। सही है सर, सही है। ओके, सो दिस इज हाफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्या लिख दिया, हाँ 1/2 इंटीग्रल माइनस पाई पाई 1 प्लस cos 2nx dx।
तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा x पाई माइनस पाई टू पाई और ये हो जाएगा प्लस साइन 2nx ऑन 2 माइनस पाई टू पाई। ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा पाई माइनस माइनस पाई 2 पाई 1/2 दिस इज पाई, सो दिस विल बी पाई। तो इंटीग्रल आपका हो गया an पाई। अगर आपने a1 को निकालने की कोशिश की होती तो इंटीग्रल आता a1 पाई। a2 निकालने की कोशिश की होती अर्थात a2 निकालने की कोशिश जब हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहने का मतलब तब आप cos 2x से मल्टीप्लाई करते, a3 के लिए आप cos 3x से मल्टीप्लाई करते, फिर ये a2 पाई होता ये एटसेट्रा। तो हर केस तो फिर an इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई पाई fx cos nx dx। तो ये आपका कोफिशिएंट आ गया। और इसी तरीके से अब हम bn निकाल सकते हैं। bn के लिए क्या करेंगे? bn के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ साइन nx से, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा माइनस पाई पाई एक्स साइन nx dx। और ये भी यूज उसी तरीके से जो है आपका a0 माइनस पाई पाई nx dx प्लस an cos nx। अच्छा साइन nx हमने कर दिया है तो साइन mx कर दीजिए, तो साइन mx कर दीजिए और cos nx साइन mx dx प्लस bn माइनस पाई टू पाई साइन nx साइन x दिस इज। तो ये वाला इंटीग्रल तो 0 होगा, इसको आप अपना ब्रेक कर सकते हैं और इसको भी आपको दिखाना पड़ेगा। आप ये याद रखिए cos mx साइन nx cos mx जैसे मतलब उसको आपको साइन a इंटू साइन b के रूप में जब आप हाफ इंटू साइन या cos a प्लस b a माइनस b के रूप में लिखते हैं तो उस तरह से उसको आपको दिखाना पड़ेगा, जो हम दिखा नहीं रहे हैं। मतलब इट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, सो दिस इज 0 आई एम सेइंग, बट यू विल हैव टू शो इट that it is 0। और ये भी 0 होगा ओनली नॉन 0 व्हेन m इज इक्वल टू n। तो फिर उसी तरीके से हम लोग इसको फिर जैसे अभी ऊपर हमने निकाला था तो इसका मान हो जाएगा bn पाई एंड देन bn इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई पाई साइन nx dx। ये जो हमारे फार्मूले आए ये तो ये जो है हमारे आयलर्स फार्मूले कहे जाते हैं। सो आयलर्स फार्मूला जो है ये इन्हें आयलर्स फार्मूला कहते हैं। और आयलर्स फार्मूला हमारा हुआ a0 इज 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई f dx an इज इक्वल टू 1। ओह तो स्क्रीन हट गई। then an is equal to 1/pi minus pi to pi f cos nx dx and bn is equal to 1/pi minus pi to pi f sin nx। जो भी इक्वेशन नंबर डाल दीजिए। तो ये जो है आपके, और इसे कहते हैं फोरियर सीरीज, जो हम लोगों ने ऊपर लिखा फोरियर सीरीज। वन इज कॉल्ड फोरियर सीरीज और ये कोफिशिएंट्स जो है आपके कहे जाते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 5 के द्वारा लिखे जाते हैं।
फोरियर कोफिशिएंट्स, फोरियर कोफिशिएंट्स, इनको हम फोरियर कोफिशिएंट्स कहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर एक जो हम जो एक कंडीशंस जो हम इम्पोज करते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन बाय ए फोरियर सीरीज ऑफ ए फंक्शन, तो यू कैन राइट if a function fx with period 2 pi is piecewise continuous in the interval and has a left and right hand derivative at each point Each of that interval then the corresponding continuum and Fourier series continuum corresponding Fourier series is the interval minus pi to pi and with coefficients has a left and right given by आप चाहे यहाँ पे लिख दें और चाहे left हम यहाँ and लिख दे रहे हैं given by 5 above and derivative आपको जब स्टेटमेंट लिखना हो तो आप इसको लिख दें the series is convergent the series converges its sum is fx x at a point x0 at which fx is discontinuous and the sum of the series at such a point is the average of the left and right hand limits at x0 तब यहाँ पर ये at such a point लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x0 लिख दे रहे हैं limits at x0 this is so average of the left if a and function has discontinuity is piecewise continuous right hand then at the point x0 such a point the value limited the sum of the series is the limit average of the right hand
limit and the left hand limit. Limits X. That is, That's not. if you have such a point here, this is, and you have this. So at such a x0, Purchase. such x0, you calculate the right hand limit, you calculate the left hand limit, and then take the average. This is what does it mean. This is what does it mean. Okay. Now, before taking up any concrete example for the Fourier series representation, ऊपर जो लिखा है वो समझा दीजिए क्या लिखा है, समझ नहीं आया। अरे भाई, जैसे मान लो तुम्हारा फंक्शन जो है, मान लो तुम्हारा फंक्शन जो डिफाइंड है वो x0 पर भी उसके पास राइट हैंड लिमिट है, इस तरह से x0 पर ही उसके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि x0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं? आप बोलिए तब तो हम आगे बढ़े ना, जो लोग भी सुन रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट पर और अगर हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से रहा होता, x0 ये रहा होता, हाँ, x0 कंटिन्यूअस है, तब तो यहाँ पर फंक्शन लिमिट उसके बराबर हो जाता। यहाँ पर fx का मान एट x0 इज इक्वल टू द राइट हैंड एवरेज ऑफ द राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम बेटा 1 मिनट के लिए आपसे हम जरा इजाजत ले रहे हैं, हम आ रहे हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं, बस 1 मिनट के लिए। जस्ट प्लीज आप जो है पीसफुली 1 मिनट मेरा इंतजार कर लें, कुछ आवश्यकता आ गई। super. And the simulation. What's left? If a function with period 2 pi it is piecewise continuous है, is the interval inverse and continuous is in the interval and has right derivatives. इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया। ओके, सो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे कैसे किसी पॉइंट पर इस बात को बीच में कोई एग्जांपल लेकर के हम कंक्रीट एग्जांपल लेकर के आप डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? ठीक, अभी तो बात समझ में आ गई ना, थ्योरेटिकली बात समझ में आ गई ना? जी सर। ओके, तो अरे आज okay, so let us now take this connection between this what you call between the stem level problem। बस 10 सेकंड आप लोग वेट करिए, नहीं तो अब ये शट डाउन हो जाएगा, हमने ख्याल ही नहीं किया, बैटरी इज रनिंग लो। प्लीज
प्लीज। ओके, सो लेट अस नाउ डिस्कस द कनेक्शन, क्योंकि हम लोग स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम से ही तो बात को आगे बढ़ाए हैं ना, तो व्हाट इज द कनेक्शन, एंड फॉर दैट connection to discuss, let us consider one you can say this example, the stem level problem with periodic boundary condition. So we are considering now the connection between the Fourier series expansion and the stem level problem. तो मान लीजिए कि हमारे पास, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, कि स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम इस तरीके से हमारे पास है और बाउंड्री कंडीशंस हमारी हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंगली हम आपको एक दूसरा भी टॉपिक इसमें कवर कर दे रहे हैं, बाद में हम आपको उस पर डिस्कस करेंगे। सपोज दिस इज L to L, हम T माइनस T टू T भी ले सकते हैं, माइनस T/2 टू T/2 भी ले सकते हैं, आप जो भी, हम माइनस L से L पे ले रहे हैं। तो और y डैश माइनस L इज इक्वल टू y डैश L। तो नेचुरली हमारा जो डेफिनेशन है वो ये कि x मतलब इंटरवल ऑफ डेफिनेशन इज फ्रॉम माइनस L टू L, और 2L जो है ये लेंथ हो गई, 2L इसका लेंथ हो गया। अब हम लोगों को इसे सॉल्व करना है, तो इसका सलूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? सलूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा yx इज इक्वल टू से C1 cos अंडर रूट लेमडा x प्लस C2 साइन अंडर रूट लेमडा x। और बाउंड्री कंडीशंस हमारी ये हैं, तो यहीं पर अगर हम लोग y डैश x भी ले लें, क्योंकि डेरिवेटिव की बाउंड्री कंडीशन भी है, तो हम लोगों को आसान होगा। सो दिस इज माइनस C1 अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा x प्लस C2 अंडर रूट लेमडा कॉस अंडर रूट लेमडा x। तो हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन क्या, हमको माइनस दिस बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, सपोज इसे बाउंड्री कंडीशन 1, इसे बाउंड्री कंडीशन 2। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमको लीड करती है that C1 cos अंडर रूट लेमडा माइनस L प्लस C2 साइन अंडर रूट लेमडा माइनस L y माइनस L इज इक्वल टू YL C1 cos अंडर रूट लेमडा L प्लस C2 साइन अंडर रूट लेमडा L। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दिस विल बी कैंसिल्ड, C1 ये तो cos अंडर रूट लेमडा L, तो इससे इसके कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है। तो हमको मिला क्या? 2C2 साइन अंडर रूट लेमडा L इज इक्वल टू 0। 2C2 इज इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन क्या दे रहे थे कि हमको? सेकंड कंडीशन विल गिव अस सेकंड कंडीशन, तो y माइनस L सेकंड कंडीशन विल गिव अस दैट माइनस C1 अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा माइनस L प्लस C2 अंडर रूट लेमडा cos अंडर रूट लेमडा माइनस L इज इक्वल टू
माइनस C1 अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा L प्लस C2 अंडर रूट लेमडा कॉस अंडर रूट लेमडा L। तो इसका क्या आशय हुआ, जरा इसको बना लिया जाए। ये तो माइनस हो जाएगा पहला टर्म, तो माइनस माइनस प्लस, तो C1 अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा और ये हो जाएगा प्लस प्लस C2 अंडर रूट लेमडा कॉस अंडर रूट लेमडा L बराबर ये हो जाएगा माइनस C1 अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा L प्लस C2 अंडर रूट लेमडा कॉस अंडर रूट लेमडा L। तो क्या हम एक ही जगह पहुंच रहे हैं? तो कुछ गलती हो रही है, देखिए कहीं पर कांस्टेंट चेंज हो रहा है। कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा, हाँ C2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, C2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तब तो फिर हम यहीं पे पहुंच रहे हैं भाई। अच्छा नहीं, कांस्टेंट चेंज हो रहा है। C1 अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा L बराबर 0। हाँ, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? हम लोगों को मिल रहा है 2C1 अंडर रूट लेमडा साइन अंडर रूट लेमडा L इज इक्वल टू 0। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई और एक पॉसिबिलिटी ये है 2C2 साइन अंडर रूट लेमडा L इज इक्वल टू 0। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम लोग साइन अंडर रूट लेमडा L इज इक्वल टू 0 ले लें, साइन अंडर रूट लेमडा L इज इक्वल टू 0 ले लें। तो ये तो तब 0 होगा जब लेमडा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। n बराबर 0 1 2 एक्सेट्रा। जब हम ये लिख सकते हैं, एक तो ये स्थिति बनी, तो ऐसे में हमारा फूरियर सीरीज क्या हुआ, फूरियर सीरीज क्या हुआ और एक दूसरी स्थिति अभी यह भी बनेगी, लेमडा बराबर 0 अगर आप ले लीजिए तो लेमडा बराबर 0 लेने पर तो हमको केवल वन आइगन वैल्यू सिचुएशन मिलेगी, तो वो हमारे इंटरेस्ट की नहीं है एक्सपेंशन के लिए। तो लेमडा बराबर 0 को तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वी डू नॉट डिस्कस। आप डिस्कस करिएगा, हम इसको साइड में लिख रहे हैं। लेमडा बराबर 0 एक्चुअली गिव्स अस only one eigen value situation which is of no particular interest, which is of no particular interest, expansion के काम में वो मदद नहीं करेगा। तो दिस इज द सिचुएशन, राइट। तो अब ऐसे में आपको जब लेमडा बराबर ये मिल गया, तो लेमडा बराबर ये मिल गया, तो आपका सलूशन क्या था? आप देखिए, याद करिए, ऊपर हम फिर से लिख दे रहे हैं C1। तो अब C1 cos अंडर रूट लेमडा x था प्लस C2 साइन अंडर रूट लेमडा x था। अब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं फॉर एनी n y n x इज इक्वल टू Cn, और Cn को हम an कर दें, an cos अंडर रूट लेमडा बराबर हो जाएगा n पाई अपॉन l x प्लस C2 को हम bn कह दें yn के लिए, जब क्योंकि n के डिफरेंट मानों के लिए ना n बराबर 0 1 2 एक्सेट्रा आप ले रहे हैं, bn साइन n पाई अपॉन l x, राइट। तो जहां पर an एंड bn आर कांस्टेंट्स, an and bn are constants,
अब एक दूसरी सिचुएशन और भी हो सकती है कि अगर हम लोग साइन अंडर रूट लेमडा एल बराबर नॉन जीरो, हम लोग इसको अगर हम इसको जीरो के बराबर ना लें तो फिर हमारे सामने क्या स्थिति बनती है? हमारे सामने स्थिति बनती है, जहां तक मुझे याद है ऊपर जो एक्सप्रेशन है कि आइदर C2 इज इक्वल टू जीरो और C1 अंडर रूट लेमडा इज इक्वल टू जीरो, राइट? तो अब या तो C2 बराबर जीरो और C1 बराबर जीरो, तब जा करके दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे, या लेमडा बराबर जीरो। तो लेमडा बराबर जीरो वाला हमने यहीं पर आपको कह दिया, और C1 बराबर जीरो और C2 बराबर जीरो, तो YX बराबर जीरो हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं होते ट्रिवियल सोल्यूशन में। तो एक ही पॉसिबिलिटी जो हमारे सामने उद्देश्यपूर्ण है वो ये कि we take sin under root lambda L is equal to zero, that is for what values of lambda this is equal to zero. So तो ये जो है आपका अब आपका ये हो गया आइगन फंक्शन, दिस इज योर आइगन फंक्शन, दिस इज योर आइगन फंक्शन। तो अब ये आपका आइगन फंक्शन हो गया। तो फिर अब आप देखिए कि आपके पास n बराबर जीरो, n बराबर जीरो, n बराबर जीरो, 1 2, so अब an cos n pi x अपॉन L प्लस bn sin n pi x अपॉन L, ये जनरल एक्सप्रेशन है। n बराबर जीरो का मतलब क्या हो गया? a जीरो, और ये cos जीरो 1 और ये दिस इज जीरो, सो आपको a जीरो मिल गया। फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपको? a1 cos n pi अपॉन L cos pi x अपॉन L प्लस b1 sin n pi अपॉन L। फिर n बराबर 2 के लिए क्या मिलेगा? a2 cos 2n pi अपॉन L प्लस b2 sin n pi अपॉन 2 pi अपॉन L। तो इस तरह से आपको आपके आइगन फंक्शंस जो मिले अलग अलग मानों के लिए, cos n pi x अपॉन L, ये x हर जगह है भाई, ये थोड़ा सा गलती हो जा रही है लिखने में, cos pi x sin pi x, फिर cos 2 pi x, cos 2 pi x, cos n pi x अपॉन L प्लस bn sin n pi x अपॉन L। इनके टर्म्स में हमको जो सीरीज मिली किसी भी फंक्शन के, ये फंक्शन हमारा पीरियोडिक था तो yx, इसके ये सभी फंक्शन पीरियोडिक। सो वी हैव a0 प्लस इंटीग्रल प्लस समेशन an cos n pi x अपॉन L प्लस bn sin n pi x अपॉन L। सो दिस इज, तो ये जो है स्टर्म पीरियोडिक stem level problem has led to the Fourier series expansion. Fourier series. So this is the connection between the stem level problem and the Fourier series representation of a function. अब an bn कैसे निकालेंगे इसको हम लोग कुछ बहुत briefly कल discuss कर लेंगे। Okay, so should I stop? Okay, sir. Thank you, 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 sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, sir.